प्रीति इस समय जो खुशियां अनुभव कर रही थी, शायद ही वह इन खुशियों को शब्दों में बयान कर सकती है। आज वह सच में खुश थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था काफ़ी सालों बाद खुशियों ने उसकी झोली में दस्तक दिया है। वह उसके परिवार में भी। प्रीति को तब लगता था कि उसके परिवार वालों को किसी की नज़र लग गई है। उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन परिणाम कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था। अतः वह एक समय पर एकदम टूट चुकी थी। लेकिन आज अपने आप को आईने में देखकर वह अपनी खुशियों को सबके साथ बांटना चाहती थी। आज प्रीति आईने में अपने आप को लगातार निहारे जा रही थी, तरह तरह के कपड़े बदलकर, तरह तरह की हेयर स्टाइल बनाकर, जैसे वह खुद को संवार रही थी। बस फिर क्या था, थोड़ी देर बाद वह घर जाने के लिए निकल गई। वैसे घर तो उसका काफ़ी दूर था। अभी कम से कम 4-5 घंटे सफ़र तय करनी पड़ेगी, तब जाकर घर पहुंचेगी वहाँ। अच्छे मूड में रहने के कारण वह इस समय किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं हो रही थी। बस में अपनी सीट पर बैठकर वह बेफिक्र हो गई। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी और उसका मन भी उसी रफ्तार से झूमने को हो रहा था। खिड़की से नज़ारा बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे टावर, तो कहीं बड़े बड़े शोरूम, और उनके बाहर खड़ी चमचमाती हुई स्वदेशी और विदेशी लग्जरी गाड़ियाँ। बस की गति के साथ साथ सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब तीव्र गति से भाग रहा है। यह शहर, यहाँ जब देखो हर कोई भागता दौड़ता ही दृष्टिगोचर होता है। चैन से 2 पल थम जाना किसी को मंजूर नहीं। रुक गए तो जिंदगी की दौड़ में पीछे जाने का डर सा बना रहता है सबके मन में। बस में बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे आसपास चलने वाली सभी गाड़ियों का धुआं उसकी सांसों के साथ उसके अंदर तक समा रहा हो। अब शहर पीछे छूटने लगा, लेकिन सीमेंट के जंगल ने बहुत दूर तक पीछा ना छोड़ा था। थोड़ी दूर पहुंचकर जिस गति से बस शहर को छोड़कर आगे बढ़ रही थी, उसी गति से प्रीति का मन भी पीछे की ओर दौड़ रहा था। प्रीति को वह दिन आज भी याद है, जब ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान उसने कॉलेज के वार्षिक उत्सव में भाग लिया था। बचपन से ही उसकी नृत्य में रुचि को देखते हुए स्कूल में उसकी संगीत एवं नृत्य की अध्यापिका ने उसकी मदद की। निम्न मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी प्रीति अपने माता पिता की लाडली संतान थी। भाई बहनों में प्रीति को ईश्वर ने जैसे बहुत फुर्सत से बनाया था। लगता था जैसे भाई बहनों में बांटी जाने वाली खूबसूरती अकेली उसी के हिस्से में आ गई हो। भाई बहनों के पुराने कपड़े पहनकर बड़ी होने वाली प्रीति कभी कुछ अच्छा पहन लेती तो राजकुमारी समान दिखती। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रीति को भी अपनी इस खूबसूरती का भान होने लगा था, और यही एहसास गर्व का भाव लेकर उसकी नस नस में समा चुका था। नृत्य करने का उसे छुटपन से ही शौक था। स्कूल में थी तो उसके बिना स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम अधूरा माना जाता। प्रारंभ में उसकी प्रतिभा को देखते हुए स्कूल की एक शास्त्रीय नृत्य की औपचारिक शिक्षा देने की भी बात कही, लेकिन प्रीति के माता पिता इस स्थिति में न थे कि वे ऐसा कर पाते। उनके ना करने पर शिक्षिका ने ही स्वयं के ज्ञान के आधार पर उसे नृत्य सिखाना आरंभ किया। अपने हाव भाव मुख मुद्रा से प्रीति किसी भी नृत्य को जीवंत बना देती, और स्कूल से आरंभ हुआ यह सिलसिला कॉलेज तक भी नहीं छूटा था। उम्र के साथ साथ जहाँ उसके सौंदर्य में भी निखार आया था, वहीं निरंतर प्रयास से उसकी नृत्य प्रतिभा भी निखर गई। और ऐसे ही किसी समारोह में दिवाकर की निगाहें उस पर पड़ी तो ठहर कर रह गईं। दिवाकर के पिता शहर के जाने माने व्यक्तियों में थे। कॉलेज के वार्षिकोत्सव पर उन्हें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात इन्हीं दिनों दिवाकर ने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना आरंभ किया था, और उस दिन पिता के साथ वह भी कॉलेज के समारोह में भाग लेने पहुंच गया था। प्रीति ने उस दिन सरस्वती वंदना से लेकर लोक नृत्य, नृत्य नाटिका इत्यादि में भाग लिया था।
दिवाकर तो प्रीति के सौंदर्य और उसकी नृत्य कला की भाव भंगिमा को देखकर समाधिस्थ सा हो गया था। उसकी निगाह प्रीति पर पड़ी तो वहीं अटक गई। वह तो ताली बजाना भी भूल जाता। प्रीति की हर प्रस्तुति के पश्चात उसकी तंद्रा तब टूटती जब उसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। पापा, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। घर आते ही दिवाकर अपने मन की बात कहने से अपने को रोक ना पाया। कौन सी लड़की? पिता जानबूझकर अनजान बन गए। मन ही मन समझ रहे थे कि किस लड़की की बात कर रहा है दिवाकर। वही जिसने सरस्वती वंदना की थी। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानता। मैंने तो आज उसे पहली बार देखा। नहीं जानते तो पता करो। यूँ बिना जाने पहचाने विवाह करोगी क्या उससे? दिवाकर खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसकी यह खुशी तब काफूर हो गई जब प्रीति की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर दिवाकर के पिता ने इस रिश्ते के लिए सिरे से इनकार कर दिया। क्या आप इसलिए मेरा विवाह प्रीति से नहीं कराना चाहते क्योंकि वह गरीब है? आपकी दहेज की अभिलाषा पूरी नहीं कर सकते? आरोप से पिता तिलमिला गए। मैंने कह दिया यह विवाह नहीं हो सकता। समाज में हमारा भी कुछ रुतबा है। तो आप अपने रुतबे को अपने पास रखिए। प्रीति से विवाह कर अलग रह लूँगा। कहीं नौकरी कर अपने लिए रोजी रोटी का प्रबंध कर लूँगा। पिता को अपना दिल बैठता सा लगा। दिवाकर से ऐसे उत्तर की आशा न थी उन्हें। समझ गए गुस्से में बात बिगड़ सकती है। प्यार से ऊंच नीच समझाना आरंभ किया। अपनी बिरादरी मान सम्मान की दुहाई दी, लेकिन दिवाकर टस से मस ना हुआ। बेटे की जिद के आगे पिता ने घुटने टेक दिए, लेकिन मन से तैयार ना हो पाए। दिवाकर से बड़े दोनों बेटों का विवाह वह अपनी बराबरी के घरों में कर चुके थे। दिवाकर भाई बहनों में सबसे छोटा होने के कारण माँ का लाडला था, इसीलिए थोड़ा जिद्दी भी था। शहर के प्रतिष्ठित घराने से प्रीति के लिए रिश्ता आया तो उसके माता पिता बुरा गए। उनके घर में तो ऐसे मेहमानों को बिठाने के लिए जगह तक न थी। उनके घर की हालत देख दिवाकर के पिता ने सिर पीट लिया। कैसे कर पाएंगे ये लोग उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार ब्याह? लेकिन हल तो निकालना ही था। लड़की वालों का खर्चा भी स्वयं ही उठा लिया गया। प्रीति के सपनों को तो जैसे मजबूत पंखों की उड़ान मिल गई। मुख पर गर्वीली मुस्कान ठहर गई। वह अब अपने आप को घर में सर्वश्रेष्ठ समझने लगी। शुभ मुहूर्त में प्रीति दिवाकर की संगिनी बन अपने ससुराल आ गई। विवाह समारोह की भव्यता देख प्रीति के परिवार वालों की आंखें तो फटी ही रह गई। वह तो इस चकाचौंध से इतने घबरा गए थे कि उपेक्षित से समारोह स्थल के एक कोने में बैठे रह गए। और प्रीति, वह तो दुल्हन के वेश में आसमान से उतरी परी के समान लग रही थी। स्वर्णों भूषणों और जरीदार वस्त्रों से लदी फदी प्रीति स्वयं को किसी राजकुमारी से कम ना समझ रही थी। प्रीति ससुराल आ गई। दिवाकर को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। अपना पूरा मन उड़ेल कर रख दिया उसने प्रीति के पास। इस प्यार से प्रीति अभिभूत हो उठी, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक फांस गड़ गई थी। दिवाकर का संयुक्त परिवार था। उसकी माँ व दोनों भाभियाँ उन्हीं के समान समृद्ध परिवार से थीं। बहनें भी अपने बराबरी के परिवारों में ब्याही गई थीं। कुछ तो ईर्ष्यावश और कुछ स्वभावानुसार दोनों भाभियों को प्रीति फूटी आंख ना सुहाती। रूप गर्विता प्रीति को यह उपेक्षा बहुत बुरी लगती। घर परिवार में रीति रिवाज आदि का लेकर भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं। तुम क्या जानो बड़े घरों के रिवाज, तुम्हारे घर में तो ऐसा होता ना होगा। एक दिन बड़ी भाभी ने कह दिया तो प्रीति ने मुंह फुला लिया। इन्हीं सभी छोटी मोटी बातों को लेकर घर में तनाव चलता रहता। प्रीति से विवाह करने पर माता पिता भी दिवाकर से बहुत प्रसन्न तो थे नहीं, इसीलिए बड़ी बहुओं का ही पक्ष लिया जाता। मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, प्रीति ने एक दिन ऐलान कर दिया। जानती थी दिवाकर उसकी बात ना टलेगा। दिवाकर ने पिता से बात की।
दिवाकर की बात सुन पिता को धक्का तो लगा, लेकिन रोज रोज की कलह से तंग आ उन्होंने भी बंटवारा कर दिया। प्रीति अब खुश थी। उसका दिवाकर सिर्फ उसका था और वह अपने घर की रानी थी। 7-8 वर्ष बीत गए। प्रीति अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन शरीर के लावण्य में कोई कमी ना आई थी। दिवाकर ने तो उसके लिए कभी कोई कमी ना होने दी। नौकरों चाकरों से घिरी प्रीति को अब अपने मायके जाना भी ना भाता। वहाँ ऐसी सुख सुविधाएं तो थी नहीं। माता पिता भाई बहनों को प्रीति का ये बड़प्पन अच्छा ना लगता, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। लेकिन यह सब सदा न रह पाया। एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल दिवाकर की जान तो बच गई, लेकिन सिर की अंदरूनी चोट के प्रभाव से वो बच ना पाया। बुद्धि कम होने लगी, जहाँ तहाँ चक्कर खाकर गिर पड़ता। दिवाकर के पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और दोनों भाई अपनी गृहस्थी और व्यापार में व्यस्त थे। इस समय उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। दिवाकर की बीमारी का असर अब उसके व्यापार पर भी पड़ने लगा। कुछ दिनों तक तो पिछले वर्षों की बचत से घर और व्यापार चलता रहा, लेकिन अब समस्याएं सिर उठाने लगी थीं। दिवाकर के इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन कुछ खास सुधार होता ना दिखता था। आराम तलब और खुला खर्च करने वाली प्रीति के लिए यह आघात वज्र समान था। अब तक तो उसे कठिनाइयाँ झेलने की आदत ही नहीं थी। दिवाकर बीमारी और परेशानियों के चलते चिड़चिड़ा हो गया था, तो प्रीति से भी यह स्थिति सहन न होती और दोनों के चिड़चिड़ेपन की गाज गिरती दोनों बच्चों पर। घर का माहौल तनावपूर्ण हो चला था और ऐसे समय ने उन्हें सहारा दिया दिवाकर के मित्र निशांत ने। निशांत दिवाकर का बचपन का मित्र। दिवाकर की भांति संपन्न परिवार से तो ना था, लेकिन चालाकी बुद्धि में दिवाकर से कई कदम आगे। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत नौकरी करने के स्थान पर उसने स्वयं के बिजनेस का रास्ता चुना। बात उसकी ऐसी मनमोहक और अपना काम निकालने का ऐसा चातुर्य कि किसी भी विभाग में उसका कोई काम ना रुकता। इसी के चलते कम ही समय में उसने अपने बिजनेस को ठीक ठाक स्थापित कर लिया। दिवाकर के बिखरते बिजनेस को संभालकर उसकी सीख का इस्तेमाल कर अपना बिजनेस बढ़ाने का निशांत के लिए यह अच्छा मौका था। वह समझ रहा था कि दिवाकर के लिए अपने बिजनेस को चला पाना अब संभव ना था और ऐसे में उसने अपने साथ लिया प्रीति को। भाभी, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप क्यों नहीं दिवाकर की मदद करती? एक दिन उसने प्रीति से कहा तो प्रीति के मन की सुप्त आकांक्षाएं जागृत हो उठीं। उसे याद आया उसके नृत्य के कारण कितने लोग उसे घेरे रहते थे। वह चाहती तो उसी को आगे कर अच्छा नाम कमा सकती थी, लेकिन छोटी उम्र में ही विवाह होने के बाद वह तो सब कुछ गंवा बैठी। वैसे दिवाकर ने उसे कोई कमी ना होने दी, उसे रानी बनाकर रखा, लेकिन इसमें उसके स्वयं के अस्तित्व का क्या हुआ, उसकी प्रतिभा का क्या हुआ? वह तो अब एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। नृत्य तो अब इतने वर्षों से बिसरा ही चुकी थी, लेकिन क्या अब पति का बिजनेस संभाल वह अपने अस्तित्व को पुनर्जीवित कर सकती है? यह विचार बार बार उसके मन में आता। दिवाकर ने कभी प्रीति को लेकर इस तरह ना सोचा था। उसने तो यही चाहा था कि अपनी योग्यता का प्रमाण प्रीति अपने घर, अपने बच्चों की परवरिश में दे, और प्रीति भी इस व्यवस्था से नाखुश रही हो, ऐसा उसे कभी ना लगा। तो क्या अब वह उसे इजाज़त दे दे कि वह बिजनेस संभाल ले? निशांत के बार बार कहने पर प्रीति का मन भी अब इस ओर झुकने लगा। उसने दिवाकर से अनुनय विनय कर आखिर इसकी इजाज़त ले ही ली। प्रीति घर की दहलीज से बाहर निकल आई। निशांत और दिवाकर दोनों ही उसे उसके काम में सहायता करते, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी काम ठीक से आगे ना बढ़ पाया था। बस किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। प्रीति अब धीरे धीरे हताश होने लगी थी और इन्हीं दिनों निशांत ने उन्हें एक पार्टनरशिप में एक नए बिजनेस का सुझाव दिया
क्यों ना हम निर्यात का बिजनेस करें। लेकिन किस चीज़ का निर्यात? ऐसा कौन सा उत्पाद है हमारा जिसका निर्यात किया जा सके? यहाँ का हैंडीक्राफ्ट। तुमने देखा होगा आसपास की गांव में महिलाएं बेंत, सन इत्यादि से कितने सुंदर सुंदर उत्पाद बनाती हैं। बस उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन देना होगा, उनके उत्पाद को निखारना होगा और हो गया हमारा उत्पाद तैयार। विदेशों में तो बहुत मांग है हैंडीक्राफ्ट की। निशांत उत्साहित था। और फिर भाभी जी, आप महिला हैं, कला क्षेत्र से हैं, उन उत्पादों में आप अपनी कल्पना के रंग भरिए। आप देखिए हम कितना सफल होते हैं। प्रीति को ये काम अच्छा लगा, उसके मन के अनुरूप भी था। और ऊपर से निशांत ने इतने सब्जबाग दिखा दिए कि प्रीति का मन कुलाचे भरने लगा। और आज उसी कंपनी के निर्यात का लाइसेंस लेने प्रीति निशांत के साथ दिल्ली आई थी। पहले दिवाकर को भी साथ आना था, लेकिन अस्वस्थता के चलते वह ना आ पाया। प्रीति को निशांत का यह आचरण अजीब सा लगा। जब ऑफिस में निशांत ने बात करने के लिए उसे आगे कर दिया। यूं तो वह इस बिजनेस में निशांत की पार्टनर थी और औपचारिकताएं पूर्ण करने उसे वहां पर उपस्थित होना आवश्यक था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि निशांत को ही अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। अपने मन के संशय को उसने यह सोचकर दूर किया कि शायद निशांत उसे ऑफिस और काम के तौर तरीके सिखाना चाहता हूँ। इन्हीं सब यादों में खोई प्रीति कब अपने घर पहुँच गई, उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ। प्रीति की खुशी से दिवाकर भी खुश हुआ। बहुत समय के बाद घर में खुशी का एक पल आया था। ईश्वर करे प्रीति को सफलता मिले, उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। वैसे भी अपनी यह स्थिति होने के बाद उसे सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा था। निशांत के पूर्वानुमान को सही साबित करता हुआ कि बिजनेस खूब फला फूला। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे प्रीति व्यस्त रहने लगी और दिवाकर उपेक्षित। प्रीति का अधिकांश समय अपने बिजनेस को संजोने में ही जाता। निशांत से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। काम के चलते उसे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता। आरंभ में तो दिवाकर कुछ ना बोला, लेकिन बच्चों की उपेक्षा होने लगी तो दबी जुबान से उसने विरोध करना शुरू किया। लेकिन प्रीति पर तो सफलता का नशा चढ़ चुका था। हर दूसरे महीने होने वाले देश विदेश के दौरे, नए नए लोगों से परिचय, प्रीति के तो पैर ही जमीन पर न थे। दिवाकर की बात उसे कहाँ सुनाई देती। उसके कानों में पड़ते निशांत के तारीफ भरे स्वर, व्यापार संबंधित इष्ट मित्रों के स्वर जो प्रीति की प्रशंसा के पुल बांध देते। भाभी, आपके हाथ में तो पारस हैं, पत्थर भी छू लेती हो तो सोना हो जाता है। कहते कहते एक दिन निशांत ने प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। भाभी, आप जिससे भी मिल लो वो काम होना तो पक्का ही समझो। आप नहीं जानती कि कितनी भाग्यशाली हैं आप मेरे लिए। और ऐसी ही न जाने कितनी बातें। प्रीति अभिभूत हो उठती। गर्व जिसने अब अभिमान का रूप ले लिया था से कंधे और ऊंचे उठ जाते, गर्दन तन जाती। 2.5-3 वर्ष पंख लगाकर उड़ गए। व्यापार में इजाफा हुआ तो पैसा भी बरसने लगा। प्रीति ने कभी निशांत से हिसाब ना मांगा। हिसाब किताब उसे आता भी ना था। यूँ भी निशांत ने कोई कमी नहीं की थी उसके लिए। आंखें मूंद कर जहाँ वह कहता वहाँ हस्ताक्षर कर देती। दिवाकर की शिकायतें बढ़ी तो प्रीति ने दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। कुछ तो काम ना कर पाने की कुंठा और कुछ बीमारी ने दिवाकर की स्थिति को और बुरा कर दिया। प्रीति की आज़ादी अब उसे खलने लगी थी। कभी कभी तो उसे निशांत पर भी शक होता। उसे शंका होती कि कहीं वह प्रीति को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। मन में कई तरह के विचार आते। निशांत यूँ तो उसके बचपन का मित्र था, लेकिन जिस तरह से अचानक ही उसने इतना बड़ा व्यापार स्थापित कर लिया था, उसके कार्यकलापों पर शंका ही होती। निशांत और प्रीति अक्सर बाहर साथ साथ जाते हैं। आरंभ में तो दिवाकर को प्रीति का घर से बाहर निकलना व्यापार की आवश्यकता लगता, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि प्रीति घर से बाहर निकलने के बहाने तलाशती है।
निशांत के साथ बाहर जाने की बात सुनते ही उसका चेहरा चमक उठता, आंखें मुस्कुराने लगती। दिवाकर मन ही मन कुढ़ जाता। कैसे कैसे ख्याल मन में आने लगते। अनदेखा अनजाना सा कुछ बंद आंखों में सपना बनकर समा जाता। दिवाकर घबरा कर आंखें खोल देता। क्या प्रीति और निशांत करीब आ रहे हैं? निशांत एक चतुर खिलाड़ी है। प्रीति उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है। उसके विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है वह। प्रीति, तुम जानती हो तुम्हारे बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है? एक दिन प्रीति को अच्छे मूड में देखकर दिवाकर ने पूछ लिया। नहीं, यह हिसाब तो निशांत ही रखते हैं। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। प्रीति का स्वर उत्साह से भरा था। लेकिन तुम्हें हिसाब किताब देखना तो चाहिए। क्यों? निशांत पर पूरा भरोसा है मुझे। खुली आंखों का अंधापन ठीक नहीं है प्रीति। निशांत बहुत चतुर है, तुम्हें देखना चाहिए। तुम्हें तो न जाने क्या प्रॉब्लम है उससे। घर बैठे बैठे यूं ही परेशान होते हो तुम। और अंततः ये बहस झगड़े पर समाप्त हुई। प्रीति पैर पटकती घर से बाहर निकल गई। जब भी दिवाकर निशांत को लेकर कोई बात कहता, उसका हश्र यही होता। प्रीति निशांत के विरुद्ध कुछ नहीं सुन पाती। अब तो उसे दिवाकर से अधिक निशांत पर भरोसा था। 2-3 बरस और बीत गए। प्रीति अब घर में मेहमान बनकर ही आती, या यूँ कहें कि उसका घर आने का मन ना करता। लोग घर में रहने का बहाना ढूंढते हैं, वह घर से बाहर रहने का बहाना ढूंढती हैं। निशांत भी अब अपने परिवार को दिल्ली ले गया था। यहाँ से अपना पूरा बिजनेस समाप्त कर दिया था उसने। बस एक पैतृक घर था जिसमें उसके बड़े भाई या उनका परिवार रहता था। माता पिता भी उन्हीं के साथ रहते हैं। क्यों ना हम भी यहाँ छोड़कर दिल्ली ही चले? एक दिन प्रीति ने दिवाकर से अपने मन की बात कह दी। उसकी बात सुन दिवाकर अंदर तक सुलग उठा, लेकिन बोला कुछ नहीं। शांतिपूर्वक दिल्ली जाने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? वहाँ जाकर हम अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर केंद्रित कर सकते हैं। अभी तो बार बार छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और ध्यान घर पर ही लगा रहता है। तुम्हारा ध्यान और घर पर? दिवाकर के चेहरे पर मुस्कान घिर आई। तुम्हें तो तब भी घर का ध्यान नहीं रहता जब तुम यहाँ पर रहती हो। प्रीति एक बार फिर कुढ़ गई, लेकिन अब उसने अपना घर आना भी कम कर दिया। शायद एक फ्लैट खरीद लिया था उसने दिल्ली में। निशांत आजकल एक नए बिजनेस को आरंभ करने की तैयारी में था। अब उसके साथ कुछ नए लोग और जुड़ गए थे। प्रीति अब अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी थी, लेकिन अब तक वह निशांत पर इतनी निर्भर हो चुकी थी कि अपना काम स्वयं के बूते भी नहीं कर सकती थी। आखिर एक दिन पुराना कारोबार बंद हुआ। उसका जो भी पैसा था उससे नया कारोबार आरंभ हुआ। नए कारोबार में प्रीति और निशांत के अलावा 2 और साझेदार हैं, ऐसा प्रीति को बताया गया। कागजों पर ढेर सारे हस्ताक्षर करते हुए प्रीति का मन गर्व से फूल उठा। निशांत पर अंधविश्वास करने वाली प्रीति ने यह तक न देखा कि वह किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रही है। पुराना ऑफिस छोटा पड़ रहा था, इसीलिए नई जगह पर बड़ा ऑफिस लिया गया। ऑफिस में काम चल रहा था। प्रीति इतने दिनों के लिए दिवाकर के पास चली गई। सुना है नया काम शुरू किया है। हाँ, पुराने काम में ज़्यादा फायदा नहीं था अब। ऐसा निशांत ने कहा होगा। फिर हो गए तुम शुरू। निशांत से इतनी चिढ़ क्यों है तुम्हें? अच्छा छोड़ो, बताओ तो नई फर्म में कितने की पार्टनर हो तुम? मुझे क्या पता, निशांत ने ही सारे कागजात तैयार किए थे। फिर तो भगवान ही मालिक हैं। तुम फिर शुरू हो गए। बस यही कुछ बातचीत हुई दोनों के बीच, और वह भी बहस और तकरार के साथ समाप्त हुई। आरंभिक कुंठाओं के पश्चात दिवाकर भी संभलने लगा था। माँ और भाइयों ने जब उसकी यह हालत देखी तो पहल तो प्रीति के डर से किसी ने हस्तक्षेप ना किया, लेकिन बाद में जब दिवाकर को यूं ही उपेक्षित पड़ी देखा तो सभी ने उसकी मदद को हाथ बढ़ाया। प्रीति के व्यवहार से आहत दिवाकर को आशा की एक किरण नजर आई। भाइयों की मदद से वह अपने बिजनेस को पुनर्जीवित करने के प्रयास में लग गया।
प्रीति से उसने जानबूझकर इसका जिक्र ना किया। जानता था कि बड़े बड़े सपने देखने वाली प्रीति को उसका ये छोटा सा प्रयास पसंद ना आएगा। प्रीति जिस राह पर चल पड़ी थी उससे उसका वापस लौटना भी उसे मुश्किल ही लगता। मानो मन में लालच की भी कोई सीमा नहीं। एक समय था जब प्रीति के पास कुछ न था। ऐसे घर में जन्म लिया था जहाँ बमुश्किल 2 जून की रोटी ही मिल पाती। किस्मत ने पलटा खाया और वह दिवाकर की पत्नी बन सुविधा संपन्न घर में आ गई। दिवाकर ने भी उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन उसी दिवाकर की परिस्थितियाँ विपरीत हुई तो प्रीति ने मुंह फेर लिया। भूल गई उस समय को जो उसने दिवाकर के साथ बिताया था। जिस दिवाकर के नाम पर आज वह इन ऊंचाइयों पर थी, वही दिवाकर उसे आज नालायक निकम्मा इंसान प्रतीत होता। दिवाकर की भाभिया और माँ प्रीति को कोसती, लेकिन दिवाकर उन्हें चुप करा देता। उसने तो बिजनेस चलाने की ही कोशिश की थी ना। अब इस कोशिश में वह बहुत आगे निकल गई है तो उसका क्या कसूर। उसका काम ही इतना फैला हुआ है कि उसे फुर्सत ही नहीं मिलती अब। माँ के प्रीति के विरुद्ध कुछ कहने पर दिवाकर ने शांति से जवाब दिया और उन्होंने सिर पीट लिया। कैसा इंसान है दिवाकर तू? वह तुझे इतना दुख दे रही है और तू है कि फिर भी उसकी तरफदारी कर रहा है। तूने तो लगता है उसे माफ़ कर दिया, लेकिन ईश्वर उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। याद रखना बेटा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा लिए। दिवाकर जानता था माँ के मन की तड़प। क्या ये तड़प उसके मन में ना थी? क्या वह नहीं जल रहा था अपने ही आग में? ऐसा नहीं था। दिवाकर को जब भी बच्चों की याद आती वह तड़प उठता। प्रीति के लिए उसे अफसोस होता, चिंता होती। वह अपनी चिंता प्रकट भी करता, लेकिन प्रीति पर कोई असर होता ना दिखता था। उसे उम्मीद थी कि प्रीति एक दिन वापस अवश्य आएगी और उसके मन की बात सच साबित हुई। प्रीति वापस लौटी, लेकिन किस हालत में? इस बार प्रीति दिल्ली गई तो शीघ्र ही वापस भी लौट आई। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। दिवाकर ने भी उसे अधिक कुरेदने की कोशिश नहीं की। प्रीति चाहती थी दिवाकर कुछ पूछे और दिवाकर प्रीति के बोल फूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जानता था प्रीति बहुत दिन तक चुप नहीं रह पाएगी। उधर प्रीति हैरान थी, परेशान थी। दिवाकर चुप था। उसकी यह अनपेक्षित शांति प्रीति के मन को बेचैन कर रही थी। 1 सप्ताह बीत गया, दोनों में कोई कुछ नहीं बोला। अंततः हार कर प्रीति ने ही बात आरंभ की। मैं सोच रही थी कि बच्चों को हॉस्टल से वापस बुला लूं, लेकिन उन्हें रखेगा यहाँ पर कौन? तुम तो चली जाओगी कुछ ही दिनों में वापस। दिवाकर ने कनखियों से उसकी ओर देखा। लगा प्रीति बहुत कुछ कहना चाहती है। मैं नहीं जाऊंगी अब कहीं। प्रीति का स्वर किसी गहरे कुएं से आता प्रतीत हुआ। गहरा नैराश्य भाव था उसके स्वर में। लेकिन क्यों? और उसके बाद प्रीति ने जो कुछ बताया वो दिवाकर के लिए अप्रत्याशित ना था। यहाँ से जाने के बाद प्रीति दिल्ली पहुँची तो ऑफिस तैयार था, लेकिन उसके लिए उसमें कोई कक्ष न था। प्रीति ने निशांत से इसके बारे में पूछा तो वो मुस्कुरा दिया, लेकिन ये मुस्कान सामान्य न थी। कुटिलता के भाव थे उसके चेहरे पर। तुम्हें अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। मजाक कर रहे हो निशांत? प्रीति के स्वर लड़खड़ा गए। नहीं भाभी, मजाक नहीं कर रहा। अब आप इस काम में साझेदार नहीं हैं। प्रीति को ऐसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। सारा ऑफिस उसकी आंखों के आगे गोल गोल घूमने लगा। उसने पास में रखी कुर्सी थाम ली। दरअसल निशांत को अब प्रीति की आवश्यकता न थी। प्रीति के रूप, गुण और दिवाकर के नाम का वह जितना फ़ायदा उठा सकता था उतना उसने उठाया। और अब जब उसे नए साथी मिल गए तब प्रीति को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। अपनी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण प्रीति सभी दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर कर चुकी थी। कोर्ट जाने से भी अब कुछ साबित ना होने वाला था। प्रीति रोई, गिड़गिड़ाई, धमकी भी दी, लेकिन निशांत पर कोई असर ना हुआ। उसकी तो ये सोची समझी चाल थी और आखिरकार सब कुछ गंवाकर प्रीति वापस लौट आई थी।
इतने वर्षों की कमाई का ले देकर एक फ्लैट था दिल्ली में, बस और कुछ नहीं। ये सब बताते बताते प्रीति बुरी तरह से रो पड़ी। हिचकियों से उसका पूरा शरीर हिल रहा था। दिवाकर ने उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया। प्रीति रोती रही, सिसकती रही। थक गई तो स्वयं ही चुप हो गई। दिवाकर भी चुप था। इस वक्त कुछ भी कुरेदना नहीं चाहता था, ना ही उसे याद दिलाना चाहता था कि कितनी बार उसने निशांत के प्रति उसे आगाह किया था। कितनी बार कहा था कि आगे बढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन घर परिवार को इस तरह तिलांजलि देकर नहीं। प्रीति को यह सब बातें अब याद नहीं आ रही थी। ऐसा भी नहीं था। निशांत जब उसके साथ था उसने तब दिवाकर की एक ना सुनी। इस ग्लानि से उसका चेहरा ऊपर ना उठता। प्रीति की वापसी की खबर दिवाकर की माँ और भाभीियों को मिली तो वो भी पहुंचकर दिवाकर को समझाने आ गई। अब क्यों आई है ये यहाँ? हाँ, याद नहीं तुझे कैसे तेरी बीमारी में दुत्कार कर चली गई थी तुझे? दिवाकर चुप रहा, कुछ ना बोला। बोलता तो बहस ही बढ़ती। क्या कहता उन्हें कि कुछ नहीं भूला वह। विवाह के पश्चात प्रीति का प्यार भी याद है उसे, और दिवाकर की बीमारी की हालत में इस घर को बचाने के लिए किया गया उसका संघर्ष भी याद है। उन्नति करने की चाह में यदि कुछ समय के लिए वह भटक गई तो क्या उसे उसकी इस गलती के लिए क्षमा नहीं करना चाहिए? प्रीति के कानों में भी ये बात ही पड़ी। क्या करेगा दिवाकर अब? उसकी आंखों के सामने बीता हुआ कल घूम गया। कितना प्यार करता था दिवाकर उसे। क्या कभी उसका बुरा चाह सकता था वो? लेकिन ऊंची उड़ान के सपनों ने अब तो उसके पंखों को ही कतर कर रख दिया था। क्या करेगी वह? कहाँ जाएगी? कुछ दिन और बीत गए। प्रीति दिवाकर के जवाब की प्रतीक्षा में थी। बच्चों को हॉस्टल से वापस बुलाने के लिए भी उसने कुछ ना कहा था। शायद वह उन्हें वापस लाना ही नहीं चाहता होगा। क्या पता वह उसे भी उसके मायके वापस भेज दे। आज शाम के समय अचानक ही मौसम खराब हो गया था। बादलों और बिजली की चमक कड़क ने वातावरण में भीषण शोर पैदा कर दिया। सुबह का गया दिवाकर अभी घर ना लौटा था। प्रीति बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। जैसा तूफान घर के बाहर था वैसा ही तूफान उसके अंतर्मन में भी चल रहा था। दिवाकर ऊपर से तो शांत ही नजर आता था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था प्रीति इससे पूरी तरह अनभिज्ञ थी। बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई तो प्रीति ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने दिवाकर खड़ा था और साथ में थे दोनों बच्चे। ये क्या हो रहा है? प्रीति समझ ना सकी। तुम्हें और बच्चों को दोनों को आश्चर्यचकित कर देना चाहता था मैं, वरना तुम लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी कैसे देख पाता? दिवाकर ने कहा तो प्रीति की आंखें छलछला आई। अब तो बिजनेस करना भी सीख गई हो। दोहरा काम करना पड़ेगा तुम्हें अब। बच्चों को भी संभालो और मेरा भी काम संभालूं। दिवाकर मुग्ध भाव से प्रीति को निहार रहा था। प्रीति निहाल हो उठी। दोनों बच्चों को गले से लगा वो फफक पड़ी। घर की दहलीज पार करने का दंड वह भुगत चुकी थी। बादल छटने लगे थे और उनके बीच से झांकता सूरज अपनी धूप बिखेर रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।